अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। आज का सबसे बड़ा सवाल बहुत ही गंभीर मुद्दा है और उस मुद्दे पर हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और वो मुद्दा है, देश के युवाओं के हित को लेकर है, देश के युवाओं के लिए है, देश के भविष्य के लिए है, देश के विकास को लेकर है कि क्या देश का विकास या देश के युवाओं पर इसका जो नया एक फ़ैसला आया है उस फैसले का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके ऊपर आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आप हमारे अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम आपसे इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर सोचते भी हैं, विचार भी करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। 3 साल 10 दिन पहले संसद में एक बिल मोदी सरकार सामने लाई और उस बिल के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्ण को 10% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान रखा गया। उस समय विपक्ष ने काफ़ी हंगामा खड़ा किया, ज़्यादातर ने वॉकआउट कर दिया। पक्ष में लगभग 250 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में लगभग 30 से 35 वोट पड़े थे। उसकी वजह यही थी कि ज़्यादातर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। 2 दिन के बाद इसी बिल को राज्यसभा में लाया गया, वहाँ भी काफ़ी हंगामा मचा, हालांकि वहाँ से भी वह बिल पास हो गया। लेकिन बाद में ये मामला पहुँच गया सुप्रीम अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट में। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस जो बिल था, जो लाया गया था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीम मोहर भी लगा दिया। मतलब साफ कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो सवर्ण हैं उनको भी अब आरक्षण मिलेगा। इस बात के ऊपर मोहर लगाया सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने। इसमें से 3 जज ऐसे थे जिन्होंने समर्थन में वोट दिया, समर्थन में बात कही बिल के, जबकि 2 जज ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया। इस प्रकार से 3-2 होने के चलते इस बिल पर मोहर लग गई और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर भी लग गई। अब यहाँ पे कई सवाल आए। अभी इसे लेकर मध्य प्रदेश में 6 से 7 युवाओं ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उसमें इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि क्या ये फैसला राजनीतिक से ओतप्रोत तो नहीं था या राजनीति से प्रभावित फैसला नहीं था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय में हम सब का पूरा हम लोग का भरोसा है। जो न्यायालय का निर्णय आता है वो सर्वोच्च है और सर्वमान्य है, इसलिए हम सबको उनके निर्णय को मानना चाहिए। किसी भी प्रकार का विरोध या टिप्पणी इसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल हम इस पर टिप्पणी भी नहीं करेंगे, हम इसका विरोध भी नहीं करेंगे कि हाँ जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है या क्या। बहरहाल सवाल यहाँ पे आता है कि जो 10% का आरक्षण दिया जा रहा है, अब ये आरक्षण देश में बढ़कर लगभग 59.5% हो गया, क्योंकि अब तक जो आरक्षण था उसमें OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन तीनों के मिलाकर 49.5% आरक्षण दिया गया था। अब 10% ये और बढ़ गया तो अब हो गया 59.5% आरक्षण हो गया। अब बचा खाली 40.5%, जो शेष बचा रह गया है वो सामान्य लोगों के लिए अब रह गया है। ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को जो आरक्षण दिए जाने के जो मानक रखा गया, उसमें ये रखा गया कि जिनकी आय 8 लाख रुपए पर ईयर है उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर माना जाएगा और उनको आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे अब 3 कैटेगरी बन गई, एक 8 लाख की बन गई, एक 3 लाख की बन गई और एक 1 लाख की बन गई। जो सालाना इनकम होगी उनको इस आरक्षण की सूची में रखा जाएगा। तो इस तरह से आरक्षण की सूची में 3 तरह की कैटेगरी भी बन गई। हाईकोर्ट में जो मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएँ गए हैं उनका ये कहना है कि 10% का आरक्षण जो आर्थिक रूप से कमज़ोर पे दिया जा रहा है, ये आरक्षण सिर्फ सवर्णों को ही क्यों नहीं इसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। अगर आरक्षण देना ही आर्थिक रूप से कमज़ोरों को देना है, आर्थिक रूप से आरक्षण अगर तैयार करना है तो इस आरक्षण को में सभी को शामिल किया जाए। बहरहाल ये जो EWS आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर लगी है, इसका आने वाले समय पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके बारे में भी हमें जानकारी हासिल होनी चाहिए।
ये जो अब बचा 40.5% जो सीट शेष रह गई है, 1992 में न्यायालय ने ही कहा था कि 50% आरक्षण से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जब ये 10% का बढ़ाया गया तो अब ये बढ़कर हो गया 59.5%, जो कि 50% से ऊपर चला गया। इसका असर क्या पड़ने वाला है? इसका सबसे बड़ा असर तो पड़ेगा उच्च शिक्षा के ऊपर भी पड़ेगा, नौकरियों पे पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब उच्च शिक्षा में 59.5% का आरक्षण चला गया, बचा सिर्फ 40.5% का आरक्षण ही शेष रह गया, तो अब सवाल ये आता है कि सामान्य के लिए कितनी सीट रह गई उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए। अब जब सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जाने वाले जो सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएँ हैं, जिनके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर में भी नहीं आ रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि इनका एडमिशन वहाँ पे होना मुश्किल हो गया। अब जब मुश्किल हो गया तो ये रुख करेंगे कहाँ? निजी कॉलेजों की तरफ, निजी यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करेंगे, निजी टेक्निकल कॉलेज की तरफ रुख करेंगे। अब निजी टेक्निकल कॉलेज हो या निजी यूनिवर्सिटी हो या निजी कॉलेज हो, वहाँ पे जब उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए छात्र छात्रा या युवक युवतियाँ जाएंगे तो जाहिर बात है वहाँ की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अब इतनी ज़्यादा फ़ीस देने का भार क्या वो छात्र छात्राएँ या उनके अभिभावक सहन कर सकेंगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही आता है। इस पे हमको सबको सोचना भी होगा और चर्चा भी इसके ऊपर करनी होगी कि आखिर आने वाले भविष्य में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इन युवाओं और युवतियों के ऊपर। इसके अलावा नौकरी में भी अगर देखा जाए तो 10% जो ये बढ़ोतरी हुई, अर्थात 59.5% का जब आरक्षण इसमें हो गया, अब जो 40% आरक्षण बचा, तो सामान्य बचा, जो सामान्य सीट रह गई। अब सवाल ये आता है कि क्या नौकरी इतनी आसानी के साथ मिल सकेगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी जब सीट निकले वहाँ पे तो 60,000 सीट थी, वो आनन फानन में भर गई। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण के ज़्यादातर सीटें थी, वो सब भर गई। बचे लगभग 2 लाख छात्र छात्राएँ जिनका एडमिशन से वंचित रह गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब जब वहाँ से वो वंचित हुए तो सवाल फिर आया कि अब वो जाएं कहाँ? तो उन्होंने रुख किया प्राइवेट की तरफ। जब निजी की तरफ वे रुख किया तो उनको आर्थिक रूप से उनको चपत भी लगी, काफ़ी लंबा पैसा उनको देना पड़ा, जेब खाली करनी पड़ी, जेब ढीली करनी पड़ी। अब जो आर्थिक रूप से मजबूत थे उन्होंने तो कर लिया, वो तो वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन जो ना आर्थिक रूप से मजबूत हैं और ना वो 8 लाख वाले मानक के ऊपर आते हैं और ना ही वो ओबीसी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं, फिर आखिर उनको उनका एडमिशन कहाँ होगा, ये सबसे बड़ा सोचने का सवाल आया है। इसी को लेकर ही मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं ने वहाँ पर हाई कोर्ट में रिट दायर किया, याचिका दायर किया कि 10% का जो आरक्षण दिया जा रहा है, आर्थिक नीति के पर दिया जा रहा है, आर्थिक उस पर दिया जा रहा है, तो इसमें सभी को शामिल किया जाना चाहिए। सिर्फ आर्थिक रूप से सवर्णों को नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमज़ोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को भी उसमें रखना चाहिए। अब फिर यहाँ पे यही सवाल आया कि वर्ष 3 साल पहले जब इसको संसद में और राज्यसभा में रखा गया था, उस टाइम भी ये कहा गया था कि राजनीति से प्रभावित होकर इस तरह का बिल लाया गया है, क्योंकि आगामी उसके बाद ही चुनाव कई होने थे। आज जब ये इस पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर लगी है तो एक बार फिर से जो राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा होने लगी है कि ये भी एक प्रकार से राजनीति से प्रभावित है। और चूंकि आगामी दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और 2024 में केंद्र का चुनाव होना है, तो क्या इसको देखते हुए ये ट्रम्प कार्ड तो नहीं खेला गया? बहरहाल जो भी हो, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आने वाले समय में हम किस मोड़ पे जाते हैं, हमारा कितना विकास होता है, हम किस जगह पे जाते हैं, हम किस तरह से विकसित होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, और जो लोग नए आए वो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपके सहयोग से ही हम मजबूत होंगे, और जब मजबूत होंगे तो आप तक हम देश दुनिया की खबरों के साथ साथ जो सामाजिक कमज़ोरियाँ हैं, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उनको भी हम, और जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको भी हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।